हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिक हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान कक्षा 11 की जो भाग आ है उसका 10वां पाठ यानी कि अंतिम पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम खंड वा को पढ़ेंगे। खंड आ में 10 पाठ हैं, जिसमें आज हम लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विकास। इसके प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो में को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट्स करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए आज पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 10 का प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, आप विकास से क्या समझते हैं? क्या विकास की प्रचलित परिभाषा से समाज के सभी वर्गों को लाभ होता है? तो उत्तर होगा, विकास लोगों की प्रगति, कल्याण, उन्नति और बेहतर जीवन से। हालांकि वर्तमान भौतिकवादी युग में विकास शब्द का प्रयोग प्रायः आर्थिक विकास की दर में वृद्धि तथा समाज के आधुनिकीकरण के संबंध में होता है, परंतु विकास की यह प्रचलित परिभाषा काफ़ी संकीर्ण है। विकास को पहले से निर्धारित लक्ष्यों या उद्योग, बांध, अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा करने में जोड़कर देखा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। समाज के व्यापक नज़रिए से विकास का काम नहीं हो सकता। इस प्रक्रिया के द्वारा समाज के कुछ हिस्से लाभान्वित होते हैं और बाकी लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हें बिना किसी भरपाई के अपने घर, जमीन, रोजगार आदि सब कुछ खोना पड़ता है। ऐसा देखा जाता है कि विकास के ज़्यादातर फायदे को ताकतवर लोग हथिया लेते हैं तथा उसकी कीमत अति दरिद्रों तथा आबादी के असुरक्षित हिस्से को चुकानी पड़ती है। दूसरा जो प्रश्न है, जिस तरह का विकास अधिकतर देशों में अपनाया जा रहा है उससे पड़ने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो उत्तर होगा, विकास का जो मॉडल ज़्यादातर देशों में अपनाया जा रहा है उसकी वजह से समाज तथा पर्यावरण को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। पहला, पर्यावरणीय प्रभाव। विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और इसके परिणामों को विस्थापित लोगों समेत पूरी आबादी महसूस करने लगी है। वनों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिसके कारण भूमंडलीय ताप बढ़ने लगा है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों में बर्फ पिघल रही है, जिससे बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। वायु प्रदूषण एक अलग गंभीर समस्या है, लेकिन संसाधनों के अविवेकशील उपयोग को वंचित पर तत्कालीन और अधिक तीखा प्रभाव पड़ता है। जंगलों के नष्ट होने से उन्हें जलावन की लकड़ी, जड़ी बूटी और आहार आदि को मिलाने में कठिनाई होती है। नदियों, तालाबों के सूखने और भूमिगत जल स्तर के गिरने के कारण औरतों को अधिक दूर से पानी लाना पड़ता है। दूसरा है सामाजिक प्रभाव। विकास की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हुआ। विस्थापन के कारण लोग अपनी आजीविका खो बैठे, जिससे वे और भी दरिद्र हो गए। अगर ग्रामीण खेतिहर समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्र से विस्थापित होते हैं तो वे समाज के हाशिए पर चले जाते हैं। इसके पश्चात में वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की बड़ी आबादी में सम्मिलित हो जाते हैं। लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं। इससे संस्कृति भी नष्ट होती है, क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो वो अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते हैं। तीसरा प्रश्न है, जो विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है? विकास की प्रक्रिया ने निम्नलिखित अधिकारों के दावों को जन्म दिया है। पहला जो है, इसमें लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि उनके जीवन के भविष्य के लिए लिए जाने वाले
निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए। दूसरा, आदिवासी और आदिम समुदाय नैसर्गिक यानी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के परंपरागत अधिकारों का दावा कर सकते हैं। लोगों को तीसरा है लोगों को आजीविका का अधिकार भी प्राप्त है। इसके अंतर्गत वे सरकार से अपनी आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने पर इसका दावा कर सकते हैं। ठीक है ना। चौथा प्रश्न है, विकास के बारे में निर्णय सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए किए जाए। यह करने में अन्य प्रकार की सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था के क्या लाभ हैं? इस उत्तर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकारों की अपेक्षा लोकतांत्रिक सरकार विकास के बारे में जो भी निर्णय लेती है, यह निर्णय सामान्य हित को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। दरअसल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम जनसमूह के अनेक तबकों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के साथ ही वर्तमान तथा भविष्य की दावेदारियों के मध्य संतुलन कायम करना होता है। लोकतांत्रिक सरकार और अन्य प्रकार की सरकारें जैसे तानाशाही के मध्य यही अंतर है कि लोकतंत्र में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल विचार विमर्श और सभी अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए होता है। यद्यपि तानाशाही में इस तरह के फैसले उच्चता से थोपे जाते हैं। इस तरह लोकतंत्र में बेहतर जीवन हासिल करने में समाज का हर व्यक्ति साझीदार है और विकास की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के तरीके ढूंढने में भी हर एक व्यक्ति शामिल होता है। दूसरे की बनाई योजना का अनुसरण करने, योजना तैयार करने और भागीदार होने में अंतर है, क्योंकि इसमें आपकी विशेष ज़रूरतों से अवगत होने की गुंजाइश कम होती है। लोकतांत्रिक देशों में निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लोगों के अधिकार पर बल दिया जाता है। भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रस्तावित रास्ता स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेने देना है। स्थानीय निकायों के अधिकार तथा संसाधन बढ़ाने की वकालत इसलिए की जाती है क्योंकि इससे लोगों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले मसलों पर लोगों से परामर्श हो पाता है तथा समुदाय को नुकसान पहुंचाने वाली परियोजनाओं को रद्द करना संभव हो पाता है। यहाँ तक कि योजना बनाने और नीतियों के निर्धारण में संलग्नता से लोगों के लिए अपनी ज़रूरतों के मुताबिक संसाधनों के उपयोग के भी गुंजाइश बनती है। लोकतंत्र से अतिरिक्त किसी प्रकार की सरकार ने इन सब बातों की संभावनाएं नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास में होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनवाने में लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन कितने सफल रहे हैं? ऐसे आंदोलन कभी कभी भी सफल हो पाते हैं, आंशिक रूप से ही सफल हो पाते हैं। इस संदर्भ में पहला उदाहरण नर्मदा बचाओ आंदोलन को दे सकते हैं। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के द्वारा बनने वाले बांधों के निर्माण के खिलाफ विस्थापित लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। बड़े बांधों में इन समर्थकों का दावा किया जाता है कि इससे बिजली पैदा होगी, काफ़ी बड़े इलाके में ज़मीन की सिंचाई में मदद मिलेगी और सौराष्ट्र एवं कच्छ के रेगिस्तान इलाके को पेयजल भी उपलब्ध होगा। ऐसे बांधों के विरोधियों द्वारा इन दावों का खंडन किया जाता है। विरोधियों का तर्क है कि इन परियोजना के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, उनकी आजीविका उनसे छीन गई है। इन विरोधियों का यह भी कहना है कि विशाल जंगली भूभाग के बांध में डूब जाने से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जा सकता है। विरोधियों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का सरकार पर जबरदस्त दबाव पड़ा। अंत रूप में यह कहा जा सकता है कि बांध की ऊंचाई सीमित करने में आंदोलनकारियों को कुछ हद तक सफलता मिली और विस्थापित लोगों के पुनर्वास की भी व्यवस्था की जा रही है। इस संदर्भ में दूसरा उदाहरण चिपको आंदोलन है, जो भारत में ही हिमाचल के वन क्षेत्र को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के द्वारा वहां वनों की कटाई पर काफ़ी हद तक रोक लग पाई। इन आंदोलनों ने विकास में होने वाली सामाजिक और पर्यावरणीय क्षति के प्रति सरकार को जवाबदेह बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, ये रहा कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान खंड आ राजनीतिक एक सिद्धांत एक सामान्य परिचय की अंतिम पार्ट 10वें पार्ट विकास की प्रश्नोत्तर।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। यदि आप चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।